तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2019 में आई एक इंडोनेशियन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है रात इमो हितम, यानी कि क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक मूवी। काफी खतरनाक है। यहाँ पर मैंने आपको काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी है और यहाँ पर ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट है। मूवी के अंदर एक ट्विस्ट खत्म नहीं होगा कि दूसरा ट्विस्ट आपके सामने आ जाएगा और एंडिंग तो और भी ज्यादा भयानक है और बहुत ही बढ़िया है। 1981 में सेम नाम की इंडोनेशियन हॉरर मूवी आई थी, तो यहाँ पर यह उसका एक रिमेक है, या फिर ये कहे कि लूजली रिमेक है, प्रॉपर रिमेक नहीं है, इंडिपेंडेंट काइंड ऑन ऑफ फिल्म है। लेकिन हाँ, उस वाली से काफी बढ़िया है। इसके अंदर हम एक ऐसे काले जादू को देखेंगे जहां पर किसी लेडी के शरीर को खत्म नहीं कर सकते, उसके शरीर को काटा जाता है, लेकिन वह खुद से अपने शरीर को फिर जोड़ लेती है। तो सोचो किस लेवल का काला जादू होगा इस मूवी की। IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और 90 पर रोटन टोमेटो उसके ऊपर फ्रेश है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जहां पर पति का नाम हनीफ और बीवी का नाम नादिया होता है। उनके 2 बेटे हैं जिनके नाम संधि और हाकी है और बेटी का नाम दीना है। ये परिवार हनीफ के ऑर्फनेज में जा रहे होते हैं। असल में हनीफ का बचपन ऑर्फनेज में बिता था और आज मिस्टर बांदी, जिन्होंने हनीफ को बचपन में ऑर्फनेज के अंदर संभाला था, उनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी है, जिस वजह से हनीफ अपने परिवार के साथ उनसे मिलने जा रहा था। पूरा परिवार एंजॉय करते हुए जा रहा होता है कि तभी अचानक से उनको एहसास होता है कि उनकी कार से कोई चीज टकरा गई है, जिसको देखने के लिए हनीफ नीचे उतरता है और उसे रोड के बाजू में एक हिरण मरा हुआ दिखाई देता है, जिसे वह समझता है कि हिरण उनकी कार से टकराया होगा और वो लोग बिना किसी टेंशन लिए हुए वहां से ऑर्फनेज के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छा वमन नहीं था। खैर, कुछ ही देर के बाद में यह फैमिली ऑर्फनेज पहुंचती है, जहां पर हनीफ अपने परिवार को मामन और सीती से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि हनीफ के बचपन के ही दोस्त थे और इसी ऑर्फनेज में रह रहे हैं। पर मामन और सीती को किसी परिवार ने अडॉप्ट नहीं किया था और अब मामन और सीती हस्बैंड वाइफ हैं। खैर, अब कुछ ही देर के बाद में वहां पर हनीफ के 2 और बचपन के दोस्त एंटोन और जेफरी भी आ जाते हैं और वह भी मिस्टर बांदी को ही देखने यहाँ पर आए थे। और एंटोन और जेफरी भी यहाँ पर अपनी बीवियों के साथ ऑर्फनेज में आए थे, जहां पर एंटोन की बीवी का नाम ईवा है और जेफरी की बीवी का नाम लीना है। खैर, अब आगे मामन सबको ऑर्फनेज के 2 बच्चे हसबी और रानी से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिनके साथ हनीफ के बच्चे काफी जल्दी घुल मिल गए थे। खैर, अब सभी मिस्टर बांदी को देखने जाते हैं, जिस दौरान हसबी अपने नए दोस्तों को ऑर्फनेज का टूर देते हुए वहां की बातें बता रहा होता है। खैर, अब उसी वक्त हाकी एक बंद दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद रानी वहां पर आती है और हाकी उससे यह पूछता है कि यह दरवाजा बंद क्यों है, तो वो उसे मिस मीरा की कहानी बताती है। रानी बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स जब इस ऑर्फनेज में थे तब मिस मीरा नाम की एक लेडी यहाँ पर काम किया करती थी, जिसने एक दिन मरनी नाम की एक ऑर्फनेज में ही रहने वाली लड़की को पकड़ लिया और यह कहने लगी कि मुनि के अंदर डेविल का वास है, उसके ऊपर डेविल पोशन होता है, जिस वजह से मिस मीरा की मेंटल कंडीशन को देखकर सभी ने उन्हें इस कमरे के अंदर बंद कर दिया था, जहां पर उन्होंने दरवाजे पर सर पटक पटक कर दरवाजे को खोलने की विनती करी थी। जिसके कुछ ही घंटों के बाद में जब दरवाजा खोला गया तो सबने यह देखा कि मिस मीरा की दरवाजे पर बार बार सर पटकने की वजह से मौत हो चुकी है, जिसके कुछ ही समय के बाद इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और लगभग 20 सालों से यह कमरा बंद पड़ा हुआ है। खैर, अब कुछ ही देर के बाद हम सभी लोगों को एक साथ बैठकर पुराने एल्बम्स को देख एंजॉय करते हुए नोटिस करते हैं, जिस दौरान उन्हें मिस मीरा और उनके बाजू में मुरनी की एक फोटो मिलती है। जिसके बाद हनीफ बताता है कि मिस मीरा के पागल होने की वजह से उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया था, पर उन्होंने वहीं पर अपनी जान ले ली और उस दिन के बाद से मुरनी का भी कोई पता नहीं चला, जो कि उस समय मिस मीरा के साथ ज्यादा समय बिताया करती थी। अब यहाँ पर ऐसी बातें चलती हैं कि मुरनी को या तो मिस मीरा ने पहले ही मार के कहीं फेंक दिया होगा या फिर वहां से मुरनी भाग गई होगी। अब इन बातों के बाद हनीफ बाहर अपनी कार से कुछ लेने जाता है, जिस दौरान उसे कार के आगे के हिस्से पर कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ दिखाई देता है, जिससे कि हनीफ के दिमाग के अंदर थोड़ी देर पहले हुए एक्सीडेंट वाली बात याद आती है और अब जेफरी को अपने साथ लेकर वहीं जाता है
जिस दौरान हनीफ जेफरी को उस एक्सीडेंट वाली बात के बारे में बता देता है और फिर दोनों उसी स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचकर हनीफ को वापस रोड के एक तरफ तो वही मरा हुआ हिरण दिखाई देता है, लेकिन जेफरी को रोड के दूसरी तरफ एक छोटी सी बच्ची की लाश दिखाई देती है, जिससे कि हनीफ समझ जाता है कि उसने कुछ ही देर पहले गलती से किसी हिरण को नहीं बल्कि इस बच्ची को कार से उड़ा दिया था, जिससे कि उसकी जान चली गई। शायद से वो बच्ची इस हिरण का पीछा कर रही होगी, जिसके चलते इन दोनों की ही मौत हो गई। अब यह जानकर हनीफ दुखी होने लगता है और तभी उसे वहां से कुछ ही दूरी पर एक बस दिखाई देती है जो कि रोड से बाहर आ गई थी। हनीफ और जेफरी फिर उस बस में जाते हैं जहां पर उन्हें ड्राइवर के साथ कई बच्चे बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं, पर उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। अब वो सभी बच्चों को चेक करते हैं तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि एक एक करके सबको बुरी तरह से मार दिया गया है। दोनों इस चीज को देखकर पूरी तरह से कांप जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्फनेज के ही बच्चे थे जो कि आज पिकनिक पर जाने के लिए सुबह ऑर्फनेज से निकले थे और यह बात इन्हें मामन ने बताई थी। अब हनीफ पुलिस ऑफिसर्स को यह बात बताने का फैसला करता है, पर उन दोनों के फोनस में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, जिसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि यहां से ऑर्फनेज जाकर वो लैंडलाइन फोन से पुलिस को कॉल कर देंगे, क्योंकि उन्हें इस शहर के पुलिस स्टेशन के लोकेशन के बारे में नहीं पता था। अब आगे दोनों उस बच्ची की बॉडी को लेकर ऑर्फनेज में पहुंचते हैं और वहां जाते ही उन्हें सामने एंटोन खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे हनीफ जल्दी से पूरी बात बताता है और एंटोन फिर जाकर उस बच्ची की बॉडी को देखता है। जिसके बाद हनीफ जब पुलिस ऑफिसर्स को इसके बारे में बताने की कोशिश करता है, तब एंटोन कहता है कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी उसे यह पता चला है कि यहाँ का लैंडलाइन खराब हो चुका है और किसी के फोन में सिग्नल्स भी नहीं है, जिस वजह से एंटोन खुद जाकर पुलिस स्टेशन ढूंढने का फैसला करता है ताकि वह इन मौतों के बारे में ऑफिसर्स को बता पाएगा, और उसके पीछे हनीफ और जेफरी बाकी लोगों को कुछ न बताने का फैसला करते हैं। अब आगे हम एंटोन को देख पाते हैं जो कि रास्ते में उसी जगह पर था जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, ताकि वह खुद से देख सके कि वहां पर आखिर हुआ क्या है। खैर उसी दौरान वह बस के अंदर जाता है, जहां बस में चढ़ते ही उसका दरवाजा खुद पे खुद बंद हो जाता है और सभी बच्चों की बॉडीज अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं। अब उसी वक्त एंटोन बस से बाहर एक औरत को भी देखता है जो कि उसे ही देख रही थी, जिसके बाद बस में अचानक से ही ढेर सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो कि एंटोन के शरीर में घुसकर उसके बॉडी ऑर्गन्स को अंदर से खाने लगते हैं, जिससे कि उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। और ऐसा ही कुछ डरावना ऑर्फनेज में लीना और ईवा के साथ भी होता है। जब लीना सेब खा रही होती है तब वो एक चाकू लेकर अपने गले के ऊपर की स्किन को काट कर हटा देती है, जिससे कि उसके शरीर से बहुत खून बहने लगता है और तब उसको समझ आता है कि उसने खुद के साथ क्या किया है, तो वो बेहोश हो जाती है। यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो सेब के साथ ऐसा कर रही है, लेकिन उसने अपने शरीर के साथ ऐसा किया था। दूसरी तरफ जब ईवा अपने रूम में होती है तब उसके शरीर पर कई कीड़े मकड़े आ जाते हैं जो कि उसके मुंह के जरिए उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि ईवा को खून की उल्टियां होने लगती हैं और उसके मुंह से कई तरह के कीड़े बाहर आते हैं। ईवा को अपने हाथ के अंदर भी कीड़े रेंगते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें वो नोच नोच कर बाहर निकाल देती है, जिससे कि उसके हाथ की नसें कट जाती हैं और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये चीजें सभी लोगों के सामने हो रही थीं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद हनीफ, नादिया और जेफरी ईवा और लीना को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और उस वक्त नादिया कार को ड्राइव कर रही थी, जहां पर कुछ ही देर ड्राइव करने के बाद में नादिया और हनीफ ये गौर करते हैं कि वो एक ही रास्ते पर बार बार आ रहे हैं, जैसे कि वो एक लूप के अंदर फंस गए हों, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती। जिसको देखकर हनीफ यह कहता है कि यह फिर से होने लगा है, जिस पर नादिया उससे पूछती है कि आखिर वह कहना क्या चाहता है, फिर से हो रहा है, इसका क्या मतलब है। इसके बाद हनीफ बताता है कि बचपन में ऑर्फनेज के अंदर रूम के अंदर आग लग गई थी, जिसके अंदर 3 लड़कियों की झलक बुरी तरह से मौत हो गई और बाद में उनको यह पता चला कि यह सब मिस मीरा के काले जादू की वजह से हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने एज अ सैक्रिफाइस उन तीनों लड़कियों को मार डाला। अब इस चीज से हुआ यह था कि हनीफ, जेफरी और एंटोन ने ऑर्फनेज से भागने का फैसला कर लिया था,
पर वह बार बार किसी तरह से ऑर्फनेज ही पहुंच जा रहे थे, जिसके बाद तीनों ने मिलकर मिस्टर बांदी के साथ मिस मीरा को एक रूम में बंद कर दिया, जहां पर उनकी जान चली गई थी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। पर सबसे बड़ी बात हनी यहां पर यह बताता है कि मिस मीरा की मौत के बाद उनकी डेड बॉडी को उन्होंने उसी कमरे में दफना दिया जो कि आज तक वहीं दफन है, और मिस मीरा की आत्मा ही हमसे उस चीज का शायद बदला ले रही है। अब इस सच को सुनते ही नादिया को अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है और वह जल्दी से कार को ऑर्फनेज की तरफ ले जाने लगती है। अब ऑर्फनेज के अंदर तभी हम हसबी को देखते हैं, जिसकी बॉडी अपने आप पोजस हो गई थी और वह खुद के मुंह पर ही लगातार कई बार स्टैपलर्स मार लेता है, और मुझे लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहा होगा। पोजेशन की हालत में मुंह में ऐसा किया है तो काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा। खैर, इसके बाद में वो हाकी को भी गन से शूट करके घायल कर देता है। अब आगे नादिया जब ऑर्फनेज पहुंचती है तो उसको हाकी मिल ही नहीं रहा होता, जिसको ढूंढते हुए उसे मिस्टर बांदी के बेड के नीचे एक बॉक्स के अंदर कई सारी फोटोज मिलती हैं, जिन्हें वो हनी को देती है, जिससे कि हमें कहानी का एक दूसरा पहलू और सच भी पता चलता है। असल में ये फोटोज जो थी वो ऑर्फनेज की छोटी बच्चियों की थी, जिनकी गंदी फोटोज मिस्टर बांदी निकाल रहा था, जिसके बाद सीती भी सबके सामने आकर एक बड़ा सच बताती है कि मिस्टर बांदी की हमेशा से ऑर्फनेज की लड़कियों पर गंदी नजर थी और उन 3 लड़कियों को भी मिस्टर बांदी ने मारा था, ना कि मिस मीरा ने। यहां तक कि मिस्टर बांदी का लड़कियों में इतना डर था कि उसकी डर की वजह से सीती ने बचपन में ही अपने चेहरे पर गर्म पानी डालकर अपना चेहरा खराब कर लिया था, ताकि मिस्टर बांदी उसके चेहरे को देखकर उसके करीब ना आ पाए। और जब यह बात मिस मीरा को पता चली तो उन्होंने काला जादू करके मिस्टर बांदी को मारने की कोशिश करी, लेकिन मिस्टर बांदी ने चालाकी से सबको यह विश्वास दिलवाया कि मिस मीरा ने ही उन 3 लड़कियों को मारा है, जिसके बाद मिस मीरा को उनके कमरे में कैद कर दिया गया था और वहां उनकी जान निकल गई। अब इस सच के सामने आने के बाद में हनीफ और जेफरी को समझ में आता है कि उन दोनों ने गलत इंसान का साथ दिया था और उनकी गलतियों की वजह से ही मिस मीरा की मौत हुई। अब इससे भी शॉकिंग चीज हनीफ को तब पता चलती है जब उसे एक फोटो के अंदर मिस मीरा के हाथ में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और फोटो के पीछे मुरनी लिखा हुआ था, यानी कि मुरनी जो बचपन में ही गायब हो गई थी वह मिस मीरा की ही बेटी थी। हनीफ को पता था कि मुरनी मिस मीरा के मरने के बाद ऑर्फनेज से भाग गई थी, क्योंकि उसने मिस्टर बांदी और उन तीनों को, यानी कि हनीफ, जेफरी और एंटोन को मिस मीरा की बॉडी को दफनाते हुए देख लिया था, यानी कि अपनी मां को मार कर दफनाते हुए देखा था, जिस वजह से वह ऑर्फनेज छोड़कर भाग गई। अब इस सच का पता चलते ही हनीफ गुस्से में आकर मिस्टर बांदी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नादिया उसे रोक लेती है। तभी जिस बच्ची का हनीफ की कार से एक्सीडेंट हुआ था वह घर में चलते हुए आती है और असल में उस एक्सीडेंट के अंदर वह सिर्फ बेहोश हुई थी। उस बच्ची का नाम मुस्तिका होता है, जो कि उसी बस में सुबह पिकनिक जा रही थी, और तब मुस्तिका सबको बस में हुए उस डरावने घटना के बारे में बताती है। वह बोलती है कि जब उनकी बस पिकनिक पर जा रही थी तब अचानक से ही बैलेंस बिगड़ने पर उनकी बस रोड से बाहर आ गई और तब उनके बस में एक औरत आई जो कि कुछ स्पेल्स पढ़ने लगी, जिसको सुनकर सभी बच्चे खुद से ही अपने आप को चोट पहुंचाने लगे थे और उन्होंने अपनी जान ले ली। इसमें मुस्तिका इसलिए बच गई क्योंकि उसने हेडफोन्स पहने हुए थे और उसे वो स्पेल सुनाई ही नहीं दी, यानी कि वह काला जादू के चक्कर में नहीं आई थी। जिसके बाद जब उसने बस के अंदर इतनी सारी लाशें देखी तो डर कर बस से बाहर निकलकर भागने लगी और उसी वक्त हनीफ की कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब मामन और सीती तब मुस्तिका को संभालते हैं और उसी वक्त हॉकी सबके सामने आता है, जो कि गोली लगने की वजह से घायल हो गया था। हनीफ और नादिया उसकी हालत को देखते ही उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं और कार की तरफ बढ़ते हैं। तभी उनके सामने मुरनी आकर खड़ी हो जाती है और तब सच सामने आता है कि ये सभी चीजें जो भी इनके साथ में हो रही हैं, ये काला जादू सब मिस मीरा की आत्मा नहीं बल्कि उनकी बेटी मुरनी कर रही थी, जो कि भाग गई थी। पहले असल में वह अपनी मां की मौत का बदला ऑर्फनेज में रहने वाले सभी लोगों से लेना चाहती थी, क्योंकि उसकी नजरों में हनीफ, जेफरी और एंटोन ने मिस्टर बांदी की मिस मीरा को मारने में मदद करी है। मुनी उस दिन ऑर्फनेज से भागकर अकेले ही रहने लगी थी, जिसके बाद उसने लंबे समय तक काला जादू सीखा ताकि वो सभी से बदला ले पाए।
यानी कि उसकी मां ने तो यहां पर अच्छे काम के लिए काला जादू का इस्तेमाल किया था, लेकिन मुरनी यहां पर उल्टे काम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मुरनी अब अपने काले जादू की मदद से हनीफ का गला दबाने लगती है। जिस दौरान नादिया उस पर पीछे से हमला करने वाली थी कि तभी उसके सर पर रानी पीछे से एक पत्थर मारती है, जिससे कि नादिया वहीं बेहोश हो जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ में हमें इस कहानी का एक और बड़ा सच पता चलता है कि रानी असल में मुरनी की ही बेटी है, जिसे मुरनी ने ही 10 साल की उम्र में ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। और इसी वजह से रानी ने मूवी की शुरुआत में हस्बी से यह कहा था कि मुझे मेरी मां लेने आएगी, यानी कि मुरनी ने बहुत पहले से ही सबसे बदला लेने का प्लान बना लिया था। खैर, अब जब नादिया की आंखें खुलती हैं तो उसे चारों तरफ सबके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि उन कमरों में से आ रही थी जहां पर मुरनी सभी लोगों को टॉर्चर कर रही थी। इन कमरों के अंदर मुरनी काले जादू से सबको बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रही होती है, जिसको देखकर नादिया दर्द से रोने लगती है, क्योंकि उसके अंदर उसके बच्चे भी टॉर्चर हो रहे थे। अब यहां से नादिया एक ऐसे कमरे में जाती है जहां पर मिस्टर बांदी को चेयर पर बैठाया गया था और कमरे में चारों तरफ कैंडल्स रखी गई थी, जैसे कि वहां पर कोई काला जादू वाला रिचुअल होने वाला हो। और यह काफी स्पेशल लग रहा था। उस कमरे के अंदर हनीफ और हाकी भी थे। और फिर मुरनी वहां पर आती है, जिस पर मुरनी यह कहती है कि हनीफ, जेफरी और एंटोन को सच नहीं पता था, लेकिन उनकी वजह से ही मिस्टर बांदी ने मिस मीरा को कमरे में कैद किया। और बात रही तुम्हारे परिवार की, तो तुम्हें उस दर्द को सहना होगा जो कि मैंने अपनी मां को खोकर सहा था। बेसिकली यहां पर मुरनी सनक चुकी थी, और अगर उसे सजा देनी ही थी तो उसको मिस्टर बांदी को सजा देनी चाहिए थी। बात रही इन तीनों की, तो इनको थोड़ा बहुत टॉर्चर करके छोड़ देना चाहिए था। वैसे मुझे लगता है कि इनको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, वो लोग भी बच्चे थे, तो इनसे बदला लेने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। खैर, नादिया फिर मुरनी से पूछती है कि उसने ऑर्फनेज के बच्चों को क्यों मार दिया, क्योंकि पिकनिक बस के अंदर जो लेडी आई थी वो मुरनी ही थी। जिस पर मुरनी यह कहती है कि ऑर्फनेज में रहने से अच्छा यही है कि वो लोग मर जाएं, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि मुरनी की मेंटल स्टेट कितनी खराब हो रखी है। और अपने बदले की आग में उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वह पागलों की तरह काले जादू की मदद से लोगों को बिना मतलब मार रही थी। आई मीन छोटे बच्चों को मार दिया। बहुत ही अजीब चीज है। इसका सिंपल सा फंडा यह है कि मेरा बचपन खराब हुआ है तो सबका होगा, जिसके बाद में मुरनी नादिया को एक चाकू देकर उससे यह कहती है कि अगर तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो तुम्हें अपने पति को अपने हाथ से मारना होगा, जिसके लिए मुरनी नादिया को फोर्स करने लगती है। पर तभी हाकी पीछे से मुरनी को किसी चीज से स्टैब करके डिस्ट्रक्ट कर देता है, और उसी वक्त नादिया उस चाकू से मुरनी का गला काट देती है, जिससे कि सभी को लगता है कि मुरनी मर गई। पर इससे भी मुरनी को कुछ नहीं होता, और उसका शरीर अपने सर को वापस अपनी जगह जोड़ लेती है। यानी कि जो काले जादू वाली चीज थी, उसने उसको बहुत ही सीरियसली ले लिया था। उसने पता नहीं अपनी बॉडी को क्या ही बना लिया। जिसके बाद नादिया रिचुअल वाली कैंडल में से एक जलती हुई कैंडल मुरनी पर फेंक देती है, जिससे कि मुरनी के शरीर में आग लगने लगती है और आग पूरे कमरे में फैल जाती है। जिस दौरान हनीफ, नादिया और हाकी कमरे से बाहर आते हैं और रानी को भी जबरदस्ती वहां से बाहर लेकर आया जाता है, पर वो मिस्टर बांदी को उसी कमरे के अंदर झलकर मरने के लिए छोड़ देते हैं। जिसके बाद मुरनी और मिस्टर बांदी की वहीं मौत हो जाती है। चलो, मिस्टर बांदी के साथ तो सही हुआ, बहुत बड़ा मॉलेस्टर था, उसने कितनी बच्चियों के साथ गलत किया, 3 को तो मार भी दिया था। खैर, तभी हम कुछ देर बाद का सीन देख पाते हैं जहां पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था और नादिया अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने आई थी, जहां पर उसे शीशे में मुरनी की आत्मा खड़ी दिखती है, जो कि अगले ही पल नादिया के बाहर निकलकर देखने पर गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ऑर्फनेज को बेच दिया गया है, लेकिन फिर भी हम ऑर्फनेज के अंदर मुरनी के चलने की आवाजों को फील कर पाते हैं। और इसलिए इस मूवी का नाम क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि वह बिल्कुल क्वीन लेवल पर थी ब्लैक मैजिक के अंदर। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रातु इल्म हितम, यानी कि द क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक फिल्म की कहानी, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवीज में से एक है मूवी। मुझे काफी बढ़िया लगी, प्लॉट काफी यूनिक था इसका, और यहाँ पर काफी हॉरिफाइंग किल्स भी थे। अब देखो, एंडिंग की बात करें तो ये क्लियर दिखाया गया है कि मुरनी अभी भी जिंदा है। एटलीस्ट उसकी आत्मा जिंदा है। उसने कोई ना कोई रिचुअल किया था जिसके चलते उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। और मेरे ख्याल से अब ये जो
पूरा का पूरा ऑर्फनेज है, हमेशा हॉन्टेड रहेगा। क्योंकि सोच कर देखो, जो औरत अपने कटे हुए सर को काले जादू से कुछ ही पल में वापस जोड़ सकती है, शायद उसके शरीर को मारना इतना आसान नहीं था, या फिर हो भी सकता है कि उसके शरीर को मार दिया गया हो, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी वहीं थी। और क्लियर हमें मूवी के अंत में मुरनी की आत्मा के होने के सबूत दिए जाते हैं। अब यहां पर मुरनी की बेटी रानी का क्या होगा ये तो नहीं पता। हो सकता है उसको अकल आ जाए, नहीं तो वो भी शायद से अपनी मां की तरह ही काला जादू सीखकर लोगों से बदला लेती फिरेगी, या फिर कहीं ऐसा हो जाए कि मुनि की जो आत्मा है वह रानी के शरीर को पोजेश कर ले और अपना बदला कंटिन्यू रखे। बाकी आप लोग बताना कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।